अच्छा, अगर आप बेटा सवाल से फेमिलियर नहीं नहीं हो तो मैंने एक सेकंड ये पूरा क्वेश्चन मैं खोल दूं। ये बेटा पूरा क्वेश्चन आप एक मर्तबा पॉज करके पढ़ लो अच्छी तरह, खुद डिकोड कर लो, एनालाइज कर लो, फिर आप वीडियो रिज्यूम करना, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक 2D एरे अकाउंट कंटेन्स अकाउंट होल्डर्स नेम्स एंड पासवर्ड्स फॉर अ बैंकिंग प्रोग्राम। बेटा हर 15 मार्कर में मैं आपको एडवाइस कर की हुई है, वापसी एडवाइस करता हूँ कि आपने हमेशा बेटा जो भी वो एरे का नाम लिख रहा है आप उसको बेटा अपने पास स्केच करो। अगर बेटा आप पेपर के अंदर आप स्केच करने की जगह आपके पास बेस्ट होती है ब्लैंक पेजेस 15 और 16, इस पेपर के अंदर भी 2 ब्लैंक पेजेस आपको मिले हैं, आप यहाँ पे उसके स्केच बना सकते हो, उसको समझ सकते हो, ठीक है, पेंसिल से। अच्छा भाई, अब बेटा यहाँ पे हमने 2D एरे बनाया अकाउंट होल्डर्स नेम के लिए। 2 कॉलम होंगे इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे नेम और पासवर्ड्स चीज़ें सेव हुई हुई हैं। तो 2D एरे है, कॉलम मुझे पता है अभी स्टार्टिंग में ही कि इसके अंदर 2 होंगे, रोज मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं ऊपर अपनी रेफरेंस के लिख रहा हूँ, नेम है और यहाँ पे पासवर्ड है। आगे क्या बोला, बोला अ 2D एरे को 2D एरे अकाउंट डिटेल्स हैज 3 कॉलम्स, बता दिया भाई, सही है। क्या क्या होगा भाई हमारे पास, कंटेनिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। पहले कॉलम, कॉलम 1 स्टोर्स द बैलेंस, पहले कॉलम में बैलेंस है, कितने पैसे हैं अकाउंट के अंदर, फॉर एग्जांपल 250.00। कॉलम 2 के अंदर ओवरड्राफ्ट लिमिट है, ये क्या है, द मैक्सिमम लोकल द मैक्सिमम टोटल अमाउंट एन अकाउंट होल्डर कैन बोरो फ्रॉम द बैंक आफ्टर द अकाउंट बैलेंस रीचेज 0.00, फॉर एग्जांपल 100। अच्छा, बेसिकली हमारे पास क्या है कि बैंक से आप कितने पैसे लोन ले सकते हो, ठीक है। और ऑब्वियसली ये हर कॉलम मतलब कि हर रो के अंदर ये वैल्यू सेव हुई हुई है, इसका मतलब है हर बंदे के लिए अलग अलग वैल्यू होगी है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन टेक फ्रॉम द बैंक एज अ लोन। और लास्ट चीज क्या है, कॉलम 3 स्टोर्स द विड्रॉल लिमिट, द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी विड्रॉन एट वन टाइम, फॉर एग्जांपल 200। ये आप समझ लो जो एटीएम टाइप की लिमिट होती है, एटीएम की लिमिट कि एक टाइम पे कितने पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो बैलेंस, ओवरड्राफ्ट लिमिट और विड्रॉल लिमिट ये हमारे पास दूसरे एरे के अंदर है, इसका नाम है, नाम समझ लें, अकाउंट और अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। तो भाई इसका नाम है अकाउंट, इसका नाम है अकाउंट डिटेल्स। इसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम हैं। देखो बेटा कितनी हेल्प करेगा आपको ये जब आप ये बनाओगे, ठीक है। बैलेंस, ओवरड्राफ्ट लिमिट जो आप बैंक से लोन ले सकते हो, और विड्रॉल लिमिट जो आप पैसा निकाल सकते हो एक टाइम के ऊपर। और क्या बोल रहे हैं, बोल रहे द अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक अकाउंट कैन बी नेगेटिव। अच्छा सही है, बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, नेगेटिव का मतलब है ओवरड्रॉन, कि आपने उधार ले लिया, बट नॉट बाय मोर देन द ओवरड्राफ्ट लिमिट। सही है, एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एन अकाउंट विद एन ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 100 मस्ट हैव अ बैलेंस दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -100। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने हमें कंडीशन दे ही दी, सही है, कि जो बैलेंस होगा अकाउंट के अंदर, लेकिन उन्होंने हमें कंडीशन ये दी है कि बैलेंस हमेशा होना चाहिए हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ओवरड्राफ्ट लिमिट। सही है, और बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, इसको हम ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक बंदे का अकाउंट है, उसकी 3 कॉलम है ना हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है उसकी, वो हमारे पास लिखी हुई है, बैलेंस लिखा हुआ है और विड्रॉल लिमिट लिखी हुई है, ठीक है। लेट्स से इसकी ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो है 300, और इसका जो बैलेंस है हमारे पास वो हमारे पास है 200, ठीक है। और विड्रॉल लिमिट जो है वो अभी हमारे पास वैल्यू नहीं करती, तो मैं इसको नहीं लिख रहा, ये एक बात समझते हैं। तो ये बंदा जो है एक टाइम के अंदर, सही है, कितने पैसे बैंक से निकलवा सकता है, तो हम बोलेंगे यार ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता है 500। वो तो विड्रॉल लिमिट पे डिपेंड करता है कि निकाल पाएगा नहीं नहीं निकाल पाएगा। पर 200 इसका अपना बैलेंस है, 300 इसकी ओवरड्राफ्ट लिमिट है। लेकिन हम एक नेगेटिव बैलेंस वाली, देखो हमेशा आप बेटा अपने केसेस को बना के देख लो, विजुलाइज कर लो। नेगेटिव बैलेंस भी उसने बोला है, तो नेगेटिव बैलेंस रखते हैं, किसी का ऐसे रख दिया, किसी का नेगेटिव बैलेंस 150। उसने बोला है कि ये कभी भी ओवरड्राफ्ट लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि अब इसकी ओवरड्राफ्ट लिमिट जो होगी ना वो 50 नहीं हो सकती, 100 नहीं हो सकती, 150 नहीं हो सकती, वो लेट से 200 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ओवरड्राफ्ट लिमिट थी 150 रुपीज़ ये ऑलरेडी निकाल चुका है इसमें से, तो अब ये सिर्फ 50 रुपीज़ निकाल सकता है। सही है, तो हमने ये बात समझ ली कि यार ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो फिक्स रहेगी, ऑब्वियसली वो चेंज तो नहीं होगी, और बैलेंस जो है वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। और ये कंडीशन है कि बैलेंस हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा ओवरड्राफ्ट लिमिट से। अब देखते हैं,
यार। सुइटेबल, अच्छा भाई, अब बोल रहे हैं सुइटेबल एरर मैसेजेस मस्ट बी डिस्प्लेड इफ अ विड्रॉल कैन नॉट टेक प्लेस, फॉर एग्जांपल इफ द, अच्छा भाई, अब विड्रॉल अगर नहीं हो सकता तो आप एक एरर मैसेज दोगे। फॉर एग्जांपल इफ द ओवरड्राफ्ट लिमिट और द साइज ऑफ अ विड्रॉल इज एक्सीडेड। अब बेटा उसने फर्स्ट हमें ये कंडीशन दी है, टास्क दिया है कि क्या करना है, तो इसको आपने हाईलाइट करना है अपने पेपर में, ठीक है। तो यहाँ एक एरो बना लो बेटा पेंसिल से कि आपको याद रहे कि अच्छा मैंने ये काम करना है। एरर मैसेज मैंने डिस्प्ले करवाना है अगर एक विड्रॉल नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल दिए कि अगर हमारे पास ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो एक्सीड हो जाए, ठीक है, या साइज ऑफ विड्रॉल है वो एक्सीड हो जाए, यानी कि विड्रॉल लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट से ज़्यादा पैसे आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। इसको भी बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। लेट से यहाँ पे मेरे पास जो है ये पूरा का पूरा सिनारियो है। अब बेटा ये जो मेरे पास एक और बनाए थे सिनारियो। अब बेटा इसकी बात करते हैं फर्स्ट रो वाले बंदे की, ठीक है। इसका बैलेंस 200 है, ओवरड्राफ्ट लिमिट 300 है। ये एक टाइम पे मैक्सिमम बेटा 500 रुपये अभी निकाल सकता है अकाउंट से, और इसकी विड्रॉल लिमिट भी 600 है, सही है। तो बेटा ये बंदा जो है इसका एरर कब आएगा वैल्यू निकाल पैसे निकालने में, अगर इसने या तो पैसे 500 से ज़्यादा निकालनी हो तो इसका एरर आ जाएगा, क्योंकि 500 तो इसका पूरा का पूरा बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट लिमिट है। तो जो आप पैसे निकाल ले अगर बैलेंस या ओवरड्राफ्ट लिमिट से ज़्यादा है तो आपने एरर देना है। दूसरी बात हमने ये समझी है कि भाई उसने बोला विड्रॉल लिमिट भी एक्सीड हो सकती है। विड्रॉल लिमिट एक्सीड होने का मतलब क्या है, जैसे यार ये बंदा है, सही है, इसके बाद बेटा आप कितने पैसे निकल सकते हैं, इसके बाद सिर्फ 50 रुपये निकल सकते हैं। बिकॉज 150 उधार ले चुका है, 200 उधार लेने की एबिलिटी है, तो 50 रुपीज़ और ही उधार ले सकता है, ठीक है। और विड्रॉल लिमिट तो इसकी है 200 रुपये ले सकता है उधार विड्रॉल लिमिट के हिसाब से, पर पैसे नहीं है, तो 50 रुपये से ज़्यादा लेगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एरर हमारे पास आएगा पहले वाले बंदे का, अगर ये 500 से ज़्यादा निकालने की कोशिश करे। इसका आएगा अगर ये 50 से ज़्यादा निकालने की कोशिश करे। और ये दोनों का जो एरर आ रहा है ना, वो आ रहा है इनकी बैलेंस और ओवरड्राफ्ट लिमिट की वजह से, विड्रॉल लिमिट इनको तंग नहीं कर रही। तीसरा बंदा जो है ना वो पैसे निकाल सकता है बैंक से 150 निकाल सकता है, लेकिन मसला क्या है, इसकी विड्रॉल लिमिट सिर्फ 100 है। तो इसका जो मसला आएगा ना, इसका मसला आएगा कि अगर इसने पैसे 100 से ज़्यादा निकालने की कोशिश की तो दो वजह से एरर आ सकता है। या तो आपके अकाउंट में पैसे प्लस ओवरड्राफ्ट लिमिट, यानी कि आपकी पैसे निकालने की एबिलिटी जो है ना, सही है, वो तो है, पर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, एक एरर ये आएगा। दूसरा एरर हमारे पास ये आ सकता है कि हमारे पास अकाउंट में पैसे तो हैं पर विड्रॉल लिमिट नहीं है। दोनों केस आपने पहले ही हमने समझ लिया कि भाई ये दो केसेस हैं। और बेटा यही ये अब मैं इस वजह से कर सका हूँ क्योंकि मैं उसकी बात को रोक के समझ रहा हूँ। उसने मुझे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल इफ द ओवरड्राफ्ट लिमिट और द साइज ऑफ विड्रॉल इज एक्सीडेड, तो ये दोनों चीजें मैंने समझ ली, अच्छा इसका मतलब क्या है, तभी मेरे लिए सवाल आसान है। आप लोग क्या करते हो, सवाल को स्किम कर रहे हो, तो सवाल को रीड करना है, ब्रेक करना है, फिर ही सवाल समझ में आएगा। द बैंक, आगे बोले, द बैंक अकाउंट आईडी गिव्स द इंडेक्स ऑफ ईच अकाउंट होल्डर्स डेटा हेल्ड इन द टू एरेज। फॉर एग्जांपल अकाउंट आईडी 20 डिटेल्स वुड बी इन, अच्छा भाई, 2D एरे। बोलने के भाई एक बैंक अकाउंट आईडी होगी जो एरे में बताएगी उस अकाउंट की क्या इंडेक्स है, क्या जगह है। यानी कि उन्होंने बोला अगर अकाउंट आईडी 20 है तो भाई उसकी डिटेल कहाँ होगी, अकाउंट 20,1 में उसका नाम होगा, अकाउंट 20,2 के अंदर उसका पासवर्ड होगा जो पहला 2D एरे है, अकाउंट 20,1 के अंदर उसका जो है बैलेंस होगा, 20,2 के अंदर उसका क्या होगा, ओवरड्राफ्ट लिमिट, 20,3 में क्या होगा उसकी विड्रॉल लिमिट। सब कुछ जो है ना इंडेक्स जो है वो बैंक अकाउंट आईडी की वजह से है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने अपने पास अंडरलाइन कर लिया। उसने अभी हमें कोई टास्क नहीं दिया, लेकिन टास्क उसने हमें एक ही दिया था, एरर मैसेज वाला। बोले द वेरिएबल साइज, ये जरूरी है, वेरिएबल क्या कर रहा है, कंटेन्स द नंबर ऑफ अकाउंट्स, कितने अकाउंट से वेरिएबल साइज के अंदर है, ये बात सेफ। तो एक बात हमने समझनी है कि वेरिएबल साइज तक ही हमने एरे को सर्च करना है, या जो भी हमने करना है वो एरे की लिमिट है साइज तक, सही है। अपर बाउंड नहीं बोलेंगे इसको, हम समझेंगे कि यार अपर बाउंड नहीं पता हमें कितना है, हमें ये पता है कि यार वैल्यू साइज तक सेव हुई हुई है, सही है। तो जो भी साइज की वैल्यू होगी उतना हमने एरे को सर्च करना है, जो भी हमने करना है साइज तक करना है, ये एरे की लिमिट है दोनों एरे की। तो साइज इज गोइंग टू बी द वेरिएबल दैट स्टोर्स द लिमिटिंग वैल्यू, या आप इसको अपर बाउंड समझ लो, पर ये अपर बाउंड होना जरूरी नहीं है। द एरेज एंड वेरिएबल साइज हैव ऑलरेडी बीन सेटअप, एरे की वैल्यूज भी हैं, वेरिएबल साइज की वैल्यू भी ऑलरेडी हमारे पास है, डेटा स्टोर्ड है इसके अंदर। राइट अ प्रोग्राम, अब प्रोग्राम से क्या करवाना चाह रहे हैं, दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, checks the account ID exists and the name and password entered by the account holder।
अब इसने थोड़ा हमें बोला ये है कि आपने चेक करना है कि अकाउंट आईडी एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो अकाउंट आईडी वो एंटर करेगा, अकाउंट आईडी एग्जिस्ट करे, नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करे जो एंटर कर रहा है अकाउंट होल्डर। तो अकाउंट होल्डर जो अकाउंट आईडी, नाम और पासवर्ड एंटर कर रहा है, हमें चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, सोचो जरा, एक बंदे ने अपने अकाउंट आईडी बोल दी हो 50। अब ये अकाउंट आईडी एग्जिस्ट करती है नहीं करती वो चेक करना तो बहुत आसान है। साइज के अंदर सेव हुए हैं नंबर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो साइज के अंदर मैक्सिमम अकाउंट आईडी, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना अकाउंट आईडी की, वो सेव हुई भी होगी। लेट्स से मेरे पास साइज के अंदर सेव हुआ हुआ है 20। इसका मतलब है अकाउंट आईडी 1 से लेकर 20 तक होंगी सारी। अब कोई बंदा बोलता है मेरी अकाउंट आईडी 25 है, तो ये अकाउंट आईडी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है। दूसरी बात क्या है, एंड नेम एंड पासवर्ड एंटर बाय द अकाउंट होल्डर, इसको हमने क्या करना है, मेक मैच द नेम एंड पासवर्ड स्टोर्ड इन अकाउंट। अच्छा, पहले चेक करना है अकाउंट आईडी एग्जिस्ट करती है, फिर नाम और पासवर्ड भी चेक करना है। लेट्स से उसने साइज की वैल्यू थी 20, उसने अकाउंट आईडी बोली 5। मैं बोलूंगा अकाउंट आईडी तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, नाम और पासवर्ड बताओ। नाम उसने बोल दिया भाई यहाँ पे हसाम, और पासवर्ड उसने बोल दिया 1234। मैंने देखा यार कि यहाँ पे, यहाँ तो नाम मैच नहीं कर रहा इस अकाउंट का, इस अकाउंट का नाम हसाम नहीं था, अजीज था। यहाँ तो पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। क्या नाम सही बताया था इसने हसाम, लेकिन पासवर्ड जो है वो हमारे पास क्या था, गलत था। यहाँ ये भी हो सकता है कि भाई हमारे पास क्या हो, नाम भी नहीं हो, आईडी का नाम भी अजीज हो और पासवर्ड भी इसका अलग हो। तो इसमें से कुछ भी होगा तो आपने उसको मना कर देना है। नाम should the name should match with the name stored in the array and the password should match with the password stored in the array। इसमें से कोई भी चीज गलत, जो कोई भी चीज गलत होगी, तो दोनों गलत होंगे तो हम उसको क्या करना है हमने, अच्छा हमने चेक करना है बिफोर एनी एक्शन का टेक प्लेस, यानी कि बाकी जो एक्शंस हैं उससे पहले हमने ये चेक करना है, यानी कि हमने कोई कोई वैलिडेशन लगानी होगी। फिर बोल रहे हैं जब ये सब कुछ हो गया, डिस्प्ले अ मेन्यू शोइंग द 4 एक्शंस अवेलेबल। अब 4 एक्शंस हैं जो वो कर सकता है। 4 एक्शंस अवेलेबल फॉर द अकाउंट होल्डर टू चूज फ्रॉम। पहला है हमारे पास डिस्प्ले बैलेंस। अच्छा भाई, जब उसकी अकाउंट आईडी वो बताएगा हम चेक कर लेंगे नाम पासवर्ड, तो हमने फिर उससे पूछना है कि आपने क्या अपना बैलेंस देखना है, पैसे विड्रॉ करने हैं, पैसे डिपॉजिट करने हैं, या आपने कुछ नहीं करना, एग्जिट। सही है। आगे बोला अलाउज एन एक्शन टू बी चूजन एंड कंप्लीटेड ईच एक्शन। अच्छा भाई, एक एक्शन अलाउ करना है कि चूज करे, फिर वो एक्शन हमने करवाना भी है। ईच एक्शन इज कंप्लीटेड बाय अ प्रोसीजर विद द पेरीमीटर ऑफ द अकाउंट आईडी। सही है। बोले हर एक्शन के लिए हम बनाएं एक प्रोसीजर, डिस्प्ले बैलेंस के लिए भी, विड्रॉ मनी के लिए भी, डिपॉजिट मनी के लिए भी, एग्जिट के लिए भी। अब बेटा आपको प्रोसीजर मैंने यूज करना सिखा दिए। आप सवाल में लिखा हुआ हो या यहाँ नहीं लिखा हुआ हो, आप अपने हिसाब से भी प्रोसीजर बना सकते हो। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर इफ यू वांट आप प्रोसीजर बना के काम कर सकते हो। बोल क्या रहे हैं हमें, यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड। ये बेटा बातें आपको पता है जेनेरिक होती हैं, और हमें बोला हुआ है कि इनपुट्स एंड आउटपुट्स को प्रॉम्प्ट करना है, ठीक है। यू ओनली नीड टू डिक्लेयर एनी लोकल वेरिएबल्स, लोकल, अच्छा भाई, लोकल एरेज एंड लोकल वेरिएबल्स दैट यू यूज। इसका मतलब क्या है कि हमें जो है कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना, सिर्फ लोकल एरे और लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। इसका मतलब है कोई एरे या वेरिएबल अगर प्रोसीजर के अंदर बन रहा है, उसको आप डिक्लेयर करोगे। और हमने एरे के अंदर और वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं करनी, इन एरेज को डिक्लेयर नहीं करना, ना ही हमने इनके अंदर वैल्यूज को सेव करना है। अब इसका कोड लिखने से पहले सोचते हैं हमने करना क्या क्या है। अब बेटा सोचने की बात और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बात प्रोसीजर या फंक्शन वाले सवाल में ये होती है, अगर 15 मार्क के सवाल में बेटा आपको कोई प्रोसीजर या फंक्शन बनाना है, तो आप डायरेक्टली पहले, सबसे पहले आप वो प्रोसीजर बना सकते हो। बिकॉज प्रोसीजर आपके पास पहले बनेंगे, एल्गोरिथम मेन कोड बाद में लिखोगे आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो उन्होंने बोला ना कि डिस्प्ले मेन्यू शोइंग द फोर, सॉरी इसने बोला है हमें एंड में कि एवरी टास्क, कहाँ बोला है, ईच एक्शन इज कंप्लीट बाय अ प्रोसीजर विद द पेरीमीटर ऑफ द अकाउंट आईडी। बोले हर एक्शन जो है वो आपने एक प्रोसीजर से ही करना है, ठीक है। तो भाई हाँ, जाहिर सी बात है, यहाँ पे उन्होंने हमें 4 एक्शंस दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है हर एक्शन के लिए एक ना एक प्रोसीजर बना लेंगे, कोई हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो है डिस्प्ले बैलेंस का बनाना है प्रोसीजर। इसके लिए हमें कुछ भी शुरू में डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। और बेटा ऑब्वियसली आप जो हो कमेंट्स डालते रहना साथ साथ, ठीक है। तो मैं शुरू में कमेंट्स डाल रहा हूँ सबसे पहले, मेकिंग प्रोसीजर्स फॉर ऑल एक्शंस रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर ऑल एक्शंस।
सबसे पहला प्रोसीजर बनाते हैं भाई, प्रोसीजर। अब बेटा आपने अभी भी प्रोसीजर बनाना सीखा है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है कि हम डायरेक्टली 15 मार्क के सवाल में भी प्रोसीजर बनाएंगे। डिस्प्ले बैलेंस, डिस्प्ले बैलेंस। और हमारे पास जो है डिस्प्ले बैलेंस के बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई इसके अंदर हमारे पास पैरामीटर आएगा अकाउंट आईडी का, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने बोला आईडी, जो कि इंटीजर के अंदर होगी, ये आएगा एज द पैरामीटर। अच्छा भाई, इसके बाद क्या करना है हमारे पास? सबसे पहले भाई प्रोसीजर के अंदर कोई वेरिएबल बनेंगे भाई, सिर्फ बैलेंस डिस्प्ले करना है, किसी वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, लोकल वेरिएबल की। बैलेंस डिस्प्ले करना कितना आसान है, मैं बोल दूंगा आउटपुट। बैलेंस हमारे पास है दूसरे वाले में, अकाउंट डिटेल्स वाले एरे में, अकाउंट डिटेल्स के एरे के अंदर सेकंड फर्स्ट कॉलम में डिटेल्स। रो नंबर तो बेटा आईडी होगी ना, जिस भी जो भी बंदा है उसकी आईडी, और उसके फर्स्ट कॉलम के अंदर बैलेंस हो गया, बैलेंस डिस्प्ले। ठीक है, उसने कहा था यू मस्ट, उसने कहा था कि आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट करो, ठीक है, बैलेंस के लिए। तो मैं वो प्रॉपर मैसेज करो, सुटेबल, सुटेबल मैसेज भी चलो कर देते हैं, ठीक है। योर अकाउंट बैलेंस इक्वल्स, अच्छा भाई, एंड प्रोसीजर। सबसे आसान सवाल अगर आप सोचोगे ना, तो ये प्रोसीजर फंक्शन वाले होते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास ऑब्वियसली कोड आपने लिखना है पूरा, बट आप हर टास्क अलग अलग भी कर सकते हो शुरू में, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं एक लाइन छोड़ के दूसरा प्रोसीजर बना देता हूँ, ठीक है। तो अगली पेज बना देता हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी, ठीक है। अब बेटा मैंने यहाँ पे वो बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, डायग्राम, लेकिन आप जो हो ब्लैंक पेज पे बनाना, मैं तो यूँ क्लियर कर सकता हूँ, आप ये नहीं कर सकते। अच्छा भैया, दूसरा प्रोसीजर मेरे पास बनेगा, प्रोसीजर विड्रॉ मनी का किसका है? विड्रॉ मनी का प्रोसीजर, विड्रॉ मनी। और इसके अंदर मेरे पास जो है ना अकाउंट आईडी का ही पैरामीटर पास होगा। अब उसने बोला है कि पैरामीटर से अकाउंट आईडी लो, यानी कि बाकी काम जो है ना वो हमने उससे इनपुट करवा के करना है, क्योंकि उसने ये हमें बोला नहीं है कि जैसे अकाउंट आईडी वो हमें एंटर करेगा, लेकिन बाद में कितना बैलेंस, कितने पैसे विड्रॉ करने हैं, सब करना है, ये हमने एज पैरामीटर नहीं एज इनपुट करना है। तभी मैंने कहा था सवाल पे डिपेंड करता है, सही है। उसने हमें बोला भी था कि पैरामीटर ऑफ द अकाउंट आईडी, तो आप इसको पैरामीटर जो है इसमें सिर्फ अकाउंट आईडी लो, और बाकी जो पैसे वगैरह हैं वो आप उससे एज पैरामीटर नहीं लो, वो आप उससे एज इनपुट लो, ठीक है। और मैं यहाँ पे, अब जाहिर सी बात है, मैं कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा, डिक्लेयर, जो वो बैलेंस बताएगा। तो अमाउंट, अमाउंट बना करते हैं डिक्लेयर। मेरे ख्याल से और कुछ डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, इंटीजर, इंटीजर या रियल, बैलेंस रियल में हो सकता है, अमाउंट रियल। इसमें आ जाएगा कितने पैसे उसने विड्रॉ का कहते हैं करवाने हैं। और फिर उससे बोलूंगा आउटपुट, कितने पैसे करवाने हैं भाई, एंटर मनी टू विड्रॉ, इनपुट अमाउंट, अमाउंट आ गई। अब भाई जब अमाउंट निकालेंगे, तो सबसे पहले देखना है कि क्या अमाउंट निकल सकती है या नहीं निकल सकती, ठीक है। सबसे पहले इफ अमाउंट निकालने लगा हूँ, अमाउंट, अगर पैसे जो हैं बेटा, याद रखो कुछ भी पहले चेक नहीं करूंगा, जो वो अमाउंट निकालना चाह रहा है। देखो बेटा, मैं हूँ बैंक, मुझे पैसे चाहिए, मैं बोलूंगा मुझे चाहिए 500 रुपये। तो मैं पहले ये नहीं देखूंगा कि भाई 500 रुपये इसके पास है या नहीं। सबसे पहले आसान चीज़ ये देखो कि क्या 500 रुपये की लिमिट है, जो पैसा निकालना चाह रहा है वो लिमिट में है या नहीं। विड्रॉल लिमिट सबसे पहले चेक करनी है, क्योंकि वो हर चीज़ को ट्रम्प कर देती है। मेरे पास अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, सही है, मैं बोला मुझे चाहिए भाई 20,000 रुपये, लेकिन मेरे एटीएम लिमिट नहीं है 20,000 रुपये निकालने की। एक टाइम पे मैं सिर्फ, क्या कहते हैं, 5,000 रुपये निकाल सकता हूँ, 15,000 रुपये निकाल सकता हूँ। तो ये पैसे बैलेंस जो है वो हमारे लिए भी क्रूड है। तो हमने देखना है कि जो अमाउंट है क्या वो विड्रॉल लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है, मेन चीज़ हमने पहले ये देखनी है, ठीक है। इफ अमाउंट ग्रेटर देन, विड्रॉल लिमिट कहाँ से हुई हुई है, अकाउंट डिटेल्स
आईडी कॉमा टू। अगर अमाउंट विड्रॉ अकाउंट डिटेल से ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देन आउटपुट विड्रॉल लिमिट डज नॉट अलाउ दिस अमाउंट या दिस विड्रॉल, जो भी आपने बोलना है, ठीक है। एल्स एल्स अब अगर अमाउंट नहीं ज़्यादा, फिर आप बाकी चीज़ें चेक करोगे, ठीक है। तो आपने बाकी चीज़ें फिर चेक करनी है जब अमाउंट ज़्यादा नहीं है। मैंने बोला एल्स इफ, एल्स के बाद यहाँ पे एक और इफ लगाया है। अब आप चाहो तो बेटा आप एल्स इफ भी बना सकते हो, ठीक है। पर मैं एल्स से मतलब एक नेस्टेड इफ बना रहा हूँ, ठीक है। इट्स अप टू यू, अगर आप चाहो तो एल्स इफ भी कर सकते हो, लेकिन नेस्टेड इफ यहाँ पे आसान अच्छा रहता है, ठीक है। एल्स इफ दूसरा इफ ये है कि भाई अमाउंट जो है वो विड्रॉ लिमिट वाला बैलेंस ज्यादा ना हो। इफ अमाउंट ग्रेटर देन, अमाउंट किससे ज्यादा हो। अब आप बोलोगे सर अमाउंट अगर बैलेंस से ज्यादा है तो एरर दे दो। नहीं, बैलेंस ज्यादा नहीं, क्योंकि एक बंदे की जो पैसे निकालने की एबिलिटी है ना, वो उसके बैलेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ उसके बैलेंस प्लस उसके अकाउंट में जो पैसे हैं, जो विड्रॉ जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है। तो ये बंदा 200 रुपये नहीं निकाल सकता अकाउंट से, ये बंदा 500 रुपये निकाल सकता है अकाउंट से। ये बंदा अकाउंट से 100 रुपये नहीं निकाल सकता, 150 रुपये निकाल सकता है अगर विड्रॉ लिमिट इजाजत दे। ये बंदा अकाउंट से -150 रुपीज नहीं निकाल सकता, ये बंदा अमाउंट अकाउंट से 50 रुपीज निकाल सकता है जब ऐड होके जो आंसर आ रहा है। तो बेसिकली आपने हमेशा ऐड ही करना है, ठीक है। हम अकाउंट बैलेंस को ओवरड्राफ्ट लिमिट से, अगर ये आपको इजाज़त दे रहे हैं। अगर ये अमाउंट्स आपके पास ज़्यादा हैं तो बैलेंस ऐसे निकल आएंगे, ठीक है। देन अगर ऐसा है फिर आप क्या करोगे, फिर आप अलाउ करोगे पैसे देना, ठीक है। तो आप बोलोगे देन, अब बेटा पैसे अब निकलेंगे तो आप बेसिकली बैलेंस माइनस कर दोगे। विड्रॉल तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप बोलोगे देन बैलेंस किस तरह माइनस करेंगे, अकाउंट डिटेल्स आईडी कॉमा 1 में से माइनस कर देंगे। अब ये मैं बेटा इसका कमेंट करना इस चीज़ का ज़रूरी है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको यहाँ पे कमेंट भी कर दूंगा, फिर आईडी कॉमा 1 माइनस अमाउंट। आप आगे कमेंट लगा दो कि अपडेटिंग अकाउंट्स बैलेंस आफ्टर विड्रॉल हैज टेकन प्लेस। अच्छा, साथ साथ मैंने अमाउंट विड्रॉ कर ली तो मैं एक आउटपुट भी कर देता हूँ, ठीक है। आउटपुट मनी सक्सेसफुली ड्रॉन। अच्छा, अगर ये भी ना हो सके, पहली चीज तो अगर नहीं हो सकी तो दूसरी चेक करनी है ना। क्या पता पहले आपके पास विड्रॉल लिमिट तो सही थी लेकिन उसका बैलेंस बैलेंस जो था वो हमारे पास बैलेंस और ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो अगर वो अलाउ करी तो पैसे निकल गए। अगर वो अलाउ नहीं कर रही तो आप यहाँ इस वाले इफ के एल्स पे जाओगे और आप बोलोगे एल्स आउटपुट योर अमाउंट योर यू डोंट हैव इनफ बैलेंस। अब बेटा ये आप कुछ भी अपने हिसाब से आउटपुट करना चाहो, बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट लिमिट टू कंप्लीट दिस ट्रांजेक्शन। वो आपने बता दिया कि अगर आपका बैलेंस और ओवरड्राफ्ट लिमिट
दोनों ही ये ट्रांजेक्शन नहीं करवा सकती प्लस होने के बाद। अच्छा भाई, पहले बेटा मैंने ये वाला जो नेस्टेड इफ मैंने खोला है इसको एंड करेंगे यहाँ पे, और फिर मैंने जो है ना इफ एंड किया अपना आउटर इफ। तो ये मेरा प्रोसीजर हो गया डिस्प्ले, बल्कि डिस्प्ले बैलेंस वाला नहीं, विड्रॉ मनी वाला। विड्रॉ मनी में पहले मैंने चेक किया कि जो अमाउंट इनपुट करवाई, अगर वो अमाउंट उसकी विड्रॉ लिमिट से ज़्यादा थी तो पहले ही मना कर दिया, वरना चेक किया क्या उसकी अमाउंट उसके बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट लिमिट के अंदर है, अगर है तो पैसे निकाल दिए, अगर नहीं है तो उसको एक एरर मैसेज दे दिया, ठीक है, एंड इफ कर दिया। और हमारे पास फिर ये वाला प्रोसीजर भी हमारे पास एंड हो जाएगा। एंड प्रोसीजर। तीसरा प्रोसीजर होगा डिपॉजिट मनी वाला। इसके अंदर भी बेटा हमारे पास सबसे पहले लोकल वेरिएबल आएगा एक। अब डिपॉजिट के लिए भी आप अमाउंट का वेरिएबल यूज़ कर लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो मैं डिक्लेयर डिपॉजिट कर लेता हूँ। तो यहाँ आपने वेरिएबल बनाना है, डिक्लेयर डिपॉजिट रियल। और डिपॉजिट करना तो सबसे आसान काम है इस प्रोग्राम में, क्योंकि डिपॉजिट करते हुए कुछ चेक नहीं करना होता, पैसे बैंक बोलता है बस पैसे दे दो, बैलेंस में ऐड कर दो, ठीक है। तो हम बोलेंगे डिक्लेयर डिपॉजिट, हम बोलेंगे आउटपुट एंटर अमाउंट यू विश टू डिपॉजिट इनपुट डिपॉजिट, और फिर सिंपली अकाउंट डिटेल्स आईडी कॉमा 1 में अकाउंट डिटेल्स आईडी कॉमा 1 प्लस डिपॉजिट, बैलेंस आ गया, एंड प्रोसीजर। तो भाई मैंने जो है ना तीनों काम कर लिए, लास्ट काम क्या है, एग्जिट। अच्छा, एग्जिट का प्रोसीजर किस तरह बनेगा? एग्जिट का तो प्रोसीजर में अकाउंट आईडी तो आएगी नहीं। ईच एक्शन इज कंप्लीटेड बाय प्रोसीजर विद द पेरीमीटर ऑफ द अकाउंट आईडी। तो अगर उसने मेन्यू उसने चूज किया, हम उसको मेन्यू डिस्प्ले करेंगे बाद में, मतलब उसने 1 चूज किया डिस्प्ले बैलेंस, 2 पे विड्रॉ मनी, 3 पे डिपॉजिट मनी, 4 के ऊपर एग्जिट करवाना है हमने। तो ये तो थोड़ा सा सेंसलेस है, ज़रूरत नहीं है हमें 4 में एग्जिट के लिए प्रोसीजर बनाने की, बिकॉज एग्जिट जो है वो कुछ चेंज नहीं करेगा एरे के अंदर, ठीक है। वो कुछ बैलेंस ऐड नहीं होगा, उसमें कुछ होगा नहीं, कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। एग्जिट इज नॉट गोइंग टू यूज द एरे। अब हम ये कर सकते हैं इसके अंदर कि मैं क्या करूँ, मैं एक एग्जिट का प्रोसीजर बनाऊँ, सही है, और उससे मैं किसी अपने फ्लैग को जो है ना वो ऑफ कर दूँ, ठीक है, जिससे हमारे पास जो है कोड रुक जाए, बट हमें उसकी ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि उसने बोला हुआ है कि आपने हर एक्शन जो है, सही है, अब वो उसने वैसे सवाल में हमें बोला है शोइंग द 4 एक्शंस अवेलेबल, और यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और ये शुरू वाला काम जो है उसने इसको एज अ एक्शन नहीं लिखा हुआ इधर, ठीक है। वरना प्रोसीजर तो आप इसका भी बना सकते हो कि अकाउंट आईडी एग्जिस्ट करती है और नेम और पासवर्ड, पर वो मैं विदाउट प्रोसीजर करूंगा बिकॉज उसने मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। अब फोर्थ के लिए एग्जिट के लिए मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ इसको, तो यार बस प्रोसीजर के एग्जिट के लिए ये कर लेता हूँ कि मैं बोलूँ प्रोसीजर एग्जिट आईडी, और एग्जिट के अंदर सिंपली मैं ये कर रहा हूँ कि एक फ्लैग अपना लूप कंटिन्यू, ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको डिक्लेयर नहीं किया, और इसको मैं कर दूं फॉल्स, कि भाई ये रुक जाए, एंड प्रोसीजर, कि और कोई काम नहीं है। अब ये मैंने फ्लैग क्यों किया बेटा, ये ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे जो टास्क है जो वो एंटर कर रहा है वैल्यूज, वो बार बार एंटर करेगा, यानी कि हमने वो अगर बोलेगा एग्जिट करना है, फिर वो यानी कि
आप एटीएम में जाते हो ना, पहले उसने बोला बताओ डिस्प्ले करना है बैलेंस, पैसे विड्रॉ करने हैं, पैसे डिपॉजिट करने हैं या एग्जिट करना है। पहले उसने पैसे डिस्प्ले बैलेंस करवाया, फिर आप वापसी पूछोगे भाई आप क्या करना है, विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, एग्जिट करना है, वापसी चाहिए बैलेंस, तो ये पूछते रहोगे। जब वो एग्जिट पे दबाएगा ना, तो अगली मर्तबा पूछेंगे नहीं हम ये करना चाह रहे हैं। अब भाई ये हमने सब प्रोसीजर बना लिए, अब हमने लिखना है उसका कोड, मेन 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 प्रोग्राम लिखना है। मेन प्रोग्राम में क्या बोला, सबसे पहले आप क्या करो, आप चेक करो कि अकाउंट आईडी एग्जिस्ट करती है, और नेम और पासवर्ड एंटर जो करेगा अकाउंट होल्डर वो आपने चेक करना है। सही है, चेक्स द अकाउंट आईडी एग्जिस्ट एंड द नेम एंड पासवर्ड एंटर बाय द अकाउंट होल्डर मैच, checks the account ID exists and the name and password entered by the account holder matches the name and account name and password stored in account before any action can take place। ठीक है, तो कोई भी एक्शन होने से पहले हमने पहले चेक करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोलेंगे हम भाई अपना आउटपुट करो अपना अकाउंट आईडी, अपनी अकाउंट आईडी। तो बोलेंगे भाई आउटपुट एंटर अकाउंट आईडी। सही है, इनपुट, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि भाई अकाउंट आईडी सही है या नहीं। इनपुट आईडी सही है। अब भाई उसने एक आईडी मुझे एंटर कर ली, एंटर कर दी, सही है। अब उन्होंने हमें बोला हुआ नहीं है कुछ वैलिडेशन का, यानी कि बार बार इनपुट लेने का कोई भी यहाँ पे सीन नहीं है। उसने बोला है कि सिर्फ चेक करना है एक्शन टेक प्लेस हो सकता है या नहीं, और उसने नहीं बोला कि आप बार बार इनपुट लो। तो मैं आईडी भी उससे इनपुट ले लूंगा, और मैं उससे ले लूंगा आउटपुट एंटर अकाउंट नेम एंड पासवर्ड। मैंने इनपुट लिया बेटा, ये आप आउटपुट एक साथ भी कर सकते थे, इनपुट नेम, सब ग्लोबल वेरिएबल्स हैं तो मैं डिक्लेयर नहीं किया इनको। इनपुट पासवर्ड, अब बेटा सब मैंने एक साथ इनपुट ले लिया, अगर ये सही होंगे तो उसको मेन्यू दिखेगा, वरना उसको मेन्यू नहीं दिखेगा और बस प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सही है, तो हमने क्या बोला, हमने अब चेक कर लेना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ आईडी चेक करते हैं, इफ आईडी लेस देन इक्वल टू साइज। पहले आईडी चेक करी, सही है, देन साथ में नेस्टेड इफ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह के केस में कि ये होगा, फिर अगली चीज चेक करेंगे, देन इफ नेम इक्वल्स अकाउंट, अकाउंट डिटेल्स में नाम नहीं, नाम सेव है हमारे पास अकाउंट में, सिर्फ अकाउंट। अगर आईडी वैलिड है, एग्जिस्ट करती है, और फिर अगर अगर एग्जिस्ट करती है, चेक करें हम लोग के क्या नाम उसका अकाउंट आईडी कॉमा वन में है, देन इफ नेम इक्वल्स अकाउंट आईडी कॉमा वन। अच्छा जाहिर सी बात है हमने दोनों चीजें चेक करनी है, ठीक है। एंड पासवर्ड इक्वल्स अकाउंट, अभी आगे आएगा थोड़ा सा, आईडी कॉमा टू। अगर नाम और पासवर्ड दोनों मैच करते हैं तो मुझे भाई इसका मतलब है कि मैंने आगे काम करवाना है, तो मैं यहाँ पे एक फ्लैग, एक वेरिएबल बना के यूज कर लूंगा। देन कंटिन्यू, कंटिन्यू का नाम का वेरिएबल बनाया है, कंटिन्यू इज ट्रू। ये कंटिन्यू मैंने ट्रू क्यों किया है, मैंने कंटिन्यू इसलिए ट्रू किया है क्योंकि बेटा अगर आईडी भी वैलिड है, नाम पासवर्ड वैलिड है, तो मेन्यू डिस्प्ले करना होगा ना, तो इसलिए कंटिन्यू ट्रू कर दिया। कंटिन्यू ट्रू हो तो वैल्यू मेन्यू डिस्प्ले हो, ठीक है। एल्स, अब ये वाला एल्स पे कब जाएगा, जब आईडी तो सही है पर नाम पासवर्ड गलत है। तो एल्स करेंगे आउटपुट नेम पासवर्ड। अब देखो क्योंकि दोनों में कुछ भी गलत हो सकता है, नेम पासवर्ड और बोथ डोंट मैच द आईडी, मैच द अकाउंट आईडी। हमने इसको बोल दिया तुम्हारा नाम पासवर्ड कुछ एक मैच नहीं करता है, दोनों ही मैच नहीं करता है अकाउंट आईडी को। अच्छा, अब बेटा ये समझो बात, अगर आईडी सही थी लेकिन नाम पासवर्ड मैच नहीं किया तो ये आउटपुट करवाया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस वाले इफ पे गए हैं, if, और ये वाला इफ हमने एंड कर दिया।
ये एफ क्या कर रहा है, इंटरनल एफ क्या कर रहा है कि जब आईडी ठीक है उसके बाद यहाँ जा रहे हैं, अगर आईडी सही है और फिर पासवर्ड नाम सही है तो कंटिन्यू ट्रू कर दिया, आईडी ठीक है लेकिन पासवर्ड नाम सही नहीं है तो एरर दे दिया, और अगर आईडी ही ठीक नहीं है तो यहाँ पे बोलेंगे इस वाले एफ के बाद ये एल्स पे जाएंगे पहले वाले एफ के और बोलेंगे एल्स इनवैलिड आईडी, ठीक है, आउटपुट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। सही है बेटा, तो यहाँ मैंने कर दिया, और यहाँ पे ये वाला इफ भी एंड हो गया। अब मुझे पता है अगर कंटिन्यू ट्रू है तो इसका मतलब है मेरे पास, अब ऑब्वियसली मैंने कंटिन्यू को फॉल्स भी करना होगा, मैंने अगर कंटिन्यू को ट्रू किया है तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू को फॉल्स कर देता हूँ। अच्छा भाई, अब कंटिन्यू मेरे पास जो है, अब एक ही चीज़ है, कंटिन्यू अगर ट्रू है इसका मतलब है उसको मेन्यू डिस्प्ले करना है, अगर कंटिन्यू ट्रू नहीं है इसका मतलब उसको मेन्यू डिस्प्ले नहीं करना। सही है। अब मेन्यू डिस्प्ले करने से पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है कि मेन्यू उसको बार बार डिस्प्ले करवाना है, ये आपके पास काम लूप में होगा, बिकॉज एग्जिट का एक्शन दिया हुआ है। एग्जिट का मतलब ही ये होता है बेटा कि जो काम है वो बार बार रिपीट हो, तभी आप एग्जिट लूप से ही तो एग्जिट करोगे ना आप, वरना एग्जिट क्या करोगे एक ही मरतबा अगर वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो है, हम यहाँ बोलेंगे, जगह हमारे पास खत्म, हम यहाँ बोलेंगे रिपीट, यहाँ वाइल से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं वाइल से कर देता हूँ। वाइल कंटिन्यू टू आउटपुट चूज एन एक्शन वन इक्वल्स डिस्प्ले बैलेंस, टू इक्वल्स विड्रॉ अमाउंट, विड्रॉ मनी, थ्री इक्वल्स डिपॉजिट मनी, फोर इक्वल्स एग्जिट। सही है, तो वो ऑब्वियसली अगर उसका सब कुछ सही होगा तो वो वाइल कंटिन्यू से लूप में आएगा, उसको ये मैंने देखेगा, फिर हम उससे इनपुट करेंगे चॉइस। अब भाई अगर उसने कहते हैं चॉइस एंटर करी तो हम उसको फिर अब यहाँ से चारों चीज़ों के ऊपर देंगे। केस बनाना यहाँ पे अच्छा है, ये देखो, चॉइस कर सकती है वन टू थ्री या फोर, सही है, ऐसे ही हो सकता है, चॉइस वन टू या थ्री या फोर, फोर होगी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला केस ऑफ चॉइस, अगर वन टू थ्री फोर में नहीं है तो उससे हम फिर बोलेंगे इनकरेक्ट चॉइस आपने ली। वन का मतलब है बैलेंस डिस्प्ले कर दो वन, पे करेंगे कॉल डिस्प्ले बैलेंस, और डिस्प्ले बैलेंस के अंदर हमारे पास क्या होगा, आईडी ही पास होगी, मैंने अकाउंट आईडी नाम के वेरिएबल में लिया था ना, इनपुट आईडी, हाँ। दूसरा हमारे पास होगा कॉल, तीसरा भी खैर कॉल है, चौथा भी कॉल है। दूसरे में हम कॉल करेंगे विड्रॉ मनी, तीसरे में डिपॉजिट मनी, चौथे में हम लोग करेंगे एग्जिट आईडी वन टू थ्री, फाइव पे हम बोलेंगे आउटपुट इनवैलिड चॉइस, चूज बिटवीन
1 2 4 5 मैंने गलत बोल दिया, अदरवाइज है ये, कि 5 के ऑप्शन नहीं है, 1 2 3 4 अदरवाइज। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या हो गया, एंड केस। अब सोचते हैं कि यार ये थोड़ा सा आपको हमेशा ड्राई रन करना पड़ता है कि आप सही जा रहे हो नहीं जा रहे। अगर उसने 1 चूज किया उसको बैलेंस दिख जाएगा, 2 पे विड्रॉ मनी, 3 पे डिपॉजिट मनी, और 4 पे एग्जिट। लेट्स से उसने भाई 1 चूज किया, बैलेंस पैसे उसको दिख गए, पूरा फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉल होने के बाद क्या होगा, यहाँ डिस्प्ले के बाद वो जाएगा एंड केस में जाएगा, सही है। एंड केस के बाद जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि लूप मैंने रिपीट का ऑन किया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली अनटिल, सॉरी वाइल है ना, एंड वाइल। क्या होता है इस एंड वाइल से? इस एंड वाइल से तो ये होता है कि जो मेरे पास क्या कहते हैं काम हुआ है वो वापसी वाले पे लेके जाएगा, मतलब मेरा रूप मुझे वापसी वाले पे लेके जाएगा। अगेन वाले पे गए तो कंटिन्यू तो चेंज नहीं होगा ना डिस्प्ले बैलेंस से, कंटिन्यू तो ट्रू हो गया था, वो चेंज तो नहीं होगा डिस्प्ले बैलेंस से। अब उसको लेट से पैसे डिस्प्ले के बाद उसको एग्जिट करना था, उसने एग्जिट चूज किया। एग्जिट जब जाएगा तो एग्जिट एक फ्लैग को कहते हैं फॉल्स करा था। ये फ्लैग कहाँ गया मेरे पास, एग्जिट, एग्जिट का मैंने फंक्शन का बनाया था, एग्जिट 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 एग्जिट, हाँ, कंटिन्यू को फॉल्स करा था ये। यही बेटा इस बात की लॉजिक है कि मैंने एग्जिट से ना कंटिन्यू को फॉल्स करवाया, ताकि जब अगर मैंने यहाँ पे कोई और नाम भी रखा होता तो मैं इसको नाम को दोनों को सेम करता, ये वाला वेरिएबल शुड बी एक्चुअली द सेम एज दिस वेरिएबल। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक बेटा बात यहाँ जरूरी है, जो एक टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि अगर मैंने एग्जिट का फंक्शन पहले बनाया है प्रोसीजर, उसमें मैंने कंटिन्यू को मैंने अगर रेफर किया है, कंटिन्यू अगर ग्लोबल वेरिएबल है मैंने उसको अगर फॉल्स किया है, उसको मैंने अगर रेफर किया है, तो मैं कोड के अंदर भी, यानी कि कोड के बाहर भी मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर करूं, सही है, कहीं पे भी, पर इसके एग्जामिनर मार्क नहीं काटेगा, एग्जामिनर हमारे पास इस तरह की चीज़ों के मार्क्स नहीं काटता, इसके अंदर लॉजिक सही होनी चाहिए। पर हम यहाँ पे मेंशन जरूर करेंगे, कमेंट्स तो मैंने कमेंटिंग अभी मैंने की नहीं है, पर बेटा कमेंटिंग हम करेंगे, हम बोलेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल, वेरिएबल स्टॉप displaying the menu which will indicate the user wants to exit। सही है, तो बेटा ये कंटिन्यू जो है वो फॉल्स कब होगा, आप इसको समझते हैं भाई, हमने जो है वाइल कंटिन्यू, ये कंटिन्यू हमारे पास इस केस में ट्रू हो गया था, सही है। ये तो हमारे पास प्रोसीजर तो कभी रन होता नहीं है ना, तो मैंने बोला जब यहाँ जाओगे तो कंटिन्यू को फॉल्स कर देना, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, कंटिन्यू को मैंने ट्रू कर दिया, सही है, जब उसके बाद सब कुछ सही है। फिर लेट से उसने अपने पहले पहले बैलेंस देखा, सही है, वापसी वाइल पे गया, फिर उसने बोला यार मैं पैसे डिपॉजिट डिपॉजिट करने हैं, वापसी ऊपर गया, बोला यार अब मैंने और कुछ करना है, बोला यार नहीं है मैंने और कुछ नहीं करना, उसने एग्जिट दबाया, कंटिन्यू फॉल्स हो गया, अगली मरतबा वाइल पे नहीं जाएगा। यहाँ लेट से उसने 1 2 3 4 के अलावा कुछ और दबा दिया था, तो कंटिन्यू ट्रू रहेगा, वापसी वाइल पे जाएगा, वापसी उसको एक्शन चूज करना होगा। तो दिस इज वाई दिस कोड वर्क्स, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास पूरी तरह हमने इसका यहाँ पे कोड फिनिश कर दिया है, पूरा उसको एंड कर दिया है हमने, सारा काम बेटा इससे हो रहा है। ये वैसे बहुत सिंपल है, अगर आप सोचो तो आपने क्या किया, आपने हर काम के लिए प्रोसीजर बनाया, डिस्प्ले के लिए बनाया अलग से, विड्रॉ के लिए आपने बनाया, आपने बनाया डिपॉजिट मनी के लिए, आपने बनाया एग्जिट के लिए, विच वॉज सिंपल। इसके बाद बेटा मैंने उससे ऑब्वियसली अब अपना प्रोग्राम भी लिखना था, तो मैंने उससे बोला आईडी बताओ, आईडी इनपुट करी, नाम पासवर्ड इनपुट करवाया, ठीक है। अगर आईडी ठीक है तो भाई उसने जो है ना चेक किया नाम और पासवर्ड, अगर नाम पासवर्ड भी ठीक है तो कंटिन्यू को ट्रू कर दिया, वरना उसको एरर मैसेजेस दे दिए, वापसी आईडी नहीं मांगेगा, सवाल में उसने कहा ही नहीं था। अगर सब कुछ सही था तो फिर हमने उसको एक मेन्यू दिया जिसके अंदर वो घूमता रहेगा अनलेस उसका काम नहीं होता। अगर उसने शुरू में ही आईडी में गलती कर दी और नाम पासवर्ड में गलती कर दी तो बस प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर अगला बंदा जो है वो आएगा एटीएम पे, या जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको अगला बंदा ऑन करेगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा अगर उसने आईडी में या नाम पासवर्ड में गलती की। तो बेटा दिस वॉज प्रिटी मच इट। यहाँ हमने फंक्शन और प्रोसीजर को हमने यूज़ किया है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी के साथ बेटा एक और हमारे पास सवाल है फंक्शंस वाला भी, ठीक है, वो मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, अगर वीडियो लंबी नहीं होगी तो मैं इसी में कर दूंगा, वरना मैं इसका पार्ट 2 के अंदर उसको करवा दूँ।
बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास जो है इसके अंदर हम लोग जो हैं फंक्शंस के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा 50 मार्क का क्वेश्चन है, अगेन ये इसकी रेफरेंस है, इसका रेफरेंस है। अगर आप क्वेश्चन से फेमिलियर नहीं हो तो आप एक मरतबा, मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, आप जो हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पहले क्वेश्चन आराम से रीड कर लो, अपने पास इसको समझ लो। अच्छा भाई, ओके नाउ, अब बेटा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर फंक्शंस किस तरह से हम लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। बोल ये रहे हैं, अ प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू अलाउ स्टूडेंट्स टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड 3 डायमेंशनल शेप्स, ठीक है। हमने एक प्रोग्राम लिखना है विच अलाउ स्टूडेंट्स के वो थ्री थ्री डी शेप्स की वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर सकें। इट विल यूज फंक्शंस टू अलाउ अदर शेप्स टू बी एडेड इन द फ्यूचर। अच्छा भाई, फंक्शंस को ऐड करवा के हमने बाकी शेप्स को भी ऐड करने की ऑप्शन देनी है, इन्होंने अभी यहाँ पे ऐसे मेंशन किया है। अच्छा, ये मैंने सॉल्व अभी किया था लेकिन वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट सॉल्व मैंने ऑलरेडी कर लिया है। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, आउटपुट अ मेन्यू। करना क्या है, अब ये 3 शेप्स दी हुई हैं, इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हमारा पहला टास्क क्या है, आउटपुट अ मेन्यू दैट टू आस्क द यूजर फॉर एन इनपुट टू इंडिकेट द शेप फॉर विच अ वॉल्यूम नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। अच्छा भाई, हमने एक मेन्यू डिस्प्ले करना है और यूजर से पूछना है कि बताओ कि भाई कौन सी शेप का वॉल्यूम आपने निकालना है फ्रॉम द 3 शेप्स गिवन, इन 3 शेप्स में से, और इफ दे वांट टू स्टॉप द प्रोग्राम। अच्छा भाई, इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम जो है वो रिपीटिंग है, ठीक है। जब भी वो बोलते हैं ना इफ दे वांट टू स्टॉप द प्रोग्राम, इनको स्टॉप करने की ऑप्शन दो, तो आपने एक बात सोचनी है, स्टॉप की ऑप्शन देने का मतलब है कि विदाउट ऑप्शन स्टॉप नहीं हो रहा। एक मरतबा नहीं वॉल्यूम मांगनी हो, देखिए शेप की वॉल्यूम आउटपुट करनी है, ऐसा नहीं है, बार बार वो हो रहा होगा, तो ये हमारे पास लूप के अंदर काम हो रहा होगा। द प्रोग्राम मस्ट वैलिडेट द इनपुट। अच्छा भाई, यानी कि आपके जो इनपुट है वो लेट से 1 का मतलब है फर्स्ट शेप, क्यूबॉइड 2 का मतलब है ट्रायंगुलर प्रिज्म, और 3 का मतलब जो है वो है स्फीयर, तो 4 का मतलब हो सकता है एग्जिट करना। और 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी होगा तो हम क्या बोलेंगे कि आपने सही वैल्यू एंटर नहीं करी, आप 1 2 3 या 4 में से ही सेलेक्ट करें। दूसरा टास्क ये है, इनपुट द डेटा नीडेड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द चूजन शेप बेस्ड ऑन द गिवन फॉर्मूला। अच्छा भाई, तो लेट्स से अगर उसने क्यूबॉइड चूज किया है तो आप बेस डेप्थ और हाइट मांगो उससे, ट्रायंगुलर प्रिज्म चूज किया तब भी बेस डेप्थ और हाइट मांगो, स्फीयर चूज किया है तो आप उससे रेडियस मांगो, बिकॉज पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है। क्रिएट वन फंक्शन, फिर बोल रहे हैं वन फंक्शन फॉर ईच शेप, क्रिएट वन फंक्शन टू ईच शेप फॉर ईच शेप टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द वॉल्यूम यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। ईच फंक्शन यूजेज द इनपुट डेटा एज पैरामीटर्स। बहुत आसान बात है, बोल रहे हैं फंक्शन हमने बनाना है तीनों शेप्स के लिए, और हर फंक्शन क्या कर रहा है, वॉल्यूम निकाले, ठीक है। बोल रहे हैं आउटपुट द वॉल्यूम इन द मेन प्रोग्राम राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फंक्शन जो है वो वॉल्यूम निकालेगा विदाउट राउंडिंग ऑफ। फिर जब आप फंक्शन को यूज कर रहे होगे मेन प्रोग्राम में, तो आप राउंड ऑफ करके वॉल्यूम को डिस्प्ले कर दो। द प्रोग्राम कंटिन्यूज अंटिल द यूजर इनपुट्स द स्टॉप ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। अच्छी तरह एक्सप्लेन ने बता दिया कि प्रोग्राम कंटिन्यू होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। सूडो कोड और प्रोग्राम कोड यूज करने हैं, और ऑल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट यूज मस्ट बी डिक्लेयर्ड फॉर दिस एल्गोरिथम। सब कुछ हमने डिक्लेयर करना है इसके अंदर। तो बेटा सबसे पहली बात, किसी भी सवाल में फंक्शन या प्रोसीजर इस्तेमाल होते हैं तो हमारे लिए वो सवाल इजी हो जाता है, बिकॉज हमने स्टार्ट ही उसको करना होता है फंक्शन और प्रोसीजर बना के। वरना 50 मार्क के सवाल में पहले बंदा सोचता है स्टार्ट कहाँ से करूँ, फंक्शन प्रोसीजर से इजी होता है, आपको शुरू में ही आप डायरेक्ट फंक्शन प्रोसीजर बना दो, और उसके लिए आपको कोई चीज़ सोचने भी नहीं पड़ती, बिकॉज हर फंक्शन अलग अलग इंडिविजुअल तौर के ऊपर बन रहा होता है। तो मैंने भाई यहाँ पे कमेंटिंग करी, मैंने बोला मैं बनाऊँ फंक्शन बना रहा हूँ फॉर ऑल 3 शेप्स वॉल्यूम। पहला फंक्शन मैंने बनाया क्यूबॉइड के लिए, जो कि बहुत बेसिक फंक्शन है। 3 पैरामीटर्स लिए, बेस डेप्थ हाइट, तीनों मैंने रियल में लिए, उन्होंने बताया नहीं था कि इंटीजर आ रहा है या रियल, तो एज्यूम करूंगा कि बेस डेप्थ हाइट डायमेंशंस हैं, डेसिमल में हो सकती हैं, और रिटर्न भी करेगा वो वॉल्यूम जो कि रियल में होगी। रिटर्न कर दिया, फंक्शन के बिल्कुल सेकंड लाइन लिख दी, रिटर्न बेस डेप्थ हाइट का प्रोडक्ट जो कि होता है फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड। एंड फंक्शन सेम हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए, बेस रियल में, डेप्थ रियल में, हाइट रियल में, और तीनों को भाई हमने जो है आगे रिटर्न्स लिखना है, यहाँ रिटर्न्स रियल, और फिर मैंने 1/2 बेस इंटू डेप्थ इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के इसकी वॉल्यूम भी डिस्प्ले कर दी, एंड कर दिया फंक्शन। तीसरा फंक्शन स्फीयर के लिए, जो सिर्फ एक पैरामीटर ले रहा है रेडियस, और ये रिटर्न कर रहा है रियल। इसके अंदर बेटा मैंने क्या किया, मैंने सवाल के अंदर, क्योंकि कांस्टेंट उन्होंने बोला था एक पाई है, तो हम लोग बेटा
कांस्टेंट जब दिया होता है तो इट्स बेटर, इट्स गुड, अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कांस्टेंट इस्तेमाल करो। तो एग्जामिनर इस चीज़ को फेवर करता है, तो मैंने क्या किया, मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया। कांस्टेंट बेटा इस तरह डिक्लेयर करते हैं कि कांस्टेंट के बाद उसका नाम आता है और डायरेक्टली आप उसके अंदर वैल्यू सेव कर देते हो। ये वैल्यू बेटा हमेशा कोई डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, आप यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं डाल सकते कि इसमें ए डाल दो या इसमें डेप डाल दो, नहीं, इसमें हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू आती है। फिर बेटा फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगा दिया, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब जो उन्होंने दिया हुआ है, फिर ये फंक्शन भी एंड कर दिया। फिर मैंने बोला कि अब मेन प्रोग्राम पे आ रहे हैं, तो मेन प्रोग्राम पे आना है, इसका मतलब है अगर सोचो मेन्यू डिस्प्ले करवाना है, तो मेन्यू डिस्प्ले करवाना है, मेन्यू में क्या क्या है ऑप्शन, मतलब आप मेन्यू में आप क्या डिस्प्ले करोगे, बोलोगे 1 2 3 4 में से कुछ चूज़ करो, तो एक इनपुट आएगा ऑप्शन चूज़ करने का। फिर अगर उसने क्यूबॉइड चूज़ कर लिया तो 3 इनपुट बेस डेप्थ हाइट के आएंगे। प्रिज्म चूज़ कर लिया तो उसका भी सेम वेरिएबल ही आएगा, तो अच्छी बात है। अगर क्यूबॉइड होगा तो बेस डेप्थ हाइट वाले वेरिएबल में आप इनपुट ले लोगे, अगर प्रिज्म चूज़ किया तो आप इन्हीं वेरिएबल्स में इनपुट ले लोगे, क्योंकि एक वक्त में तो एक ही चीज़ चूज़ करेगा ना। अगर स्फीयर चूज़ किया तो फिर आप रेडियस नाम के वेरिएबल में इनपुट ले लोगे, तो ये 3 वेरिएबल बनेंगे। ये रेडियस का वेरिएबल बनेगा, एक वेरिएबल बनेगा चॉइस का। अब हमने ये प्रोग्राम जो है कंटिन्यू करवाना है, तो शुरू में मैं क्या करूँगा, बोल दूंगा वाइल कंटिन्यू, इस तरह करके ना मैं एक फ्लैग लगा के एक प्रोग्राम को कंटिन्यू करूँगा। तो मैं एक बुलियन फ्लैग भी बनाऊँगा जो कि जब फॉल्स हो जाएगा, जब वो एग्जिट करेगा तो मैं बुलियन फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा, लाइक द लास्ट क्वेश्चन, और मैं क्या कर दूंगा, रोक दूंगा अपना प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि डिक्लेयरिंग ऑल वेरिएबल्स नीडेड फॉर द मेन प्रोग्राम, रेडियस बेस डेप्थ हाइट रियल में, चॉइस जो है वो बनाई इंटीजर के अंदर, सही है, बिकॉज वो, और कंटिन्यू मैंने बनाया बुलियन में, दिस इज गोइंग टू इंडिकेट के हमने स्टॉप करना है या नहीं। कंटिन्यू को ट्रू किया स्टार्टिंग में। इसी तरह बेटा आप एक रिपीटिंग प्रोग्राम बनाते हो, हमेशा एक फ्लैग को शुरू में ट्रू कर देते हो। इस तरह के हर तरह के सवाल में मोस्टली इस तरह हो रहा होता है। इसका एक और एग्जांपल है कोटेशंस वाला सवाल, मेरे ख्याल से उसमें भी इस तरह था। कंटिन्यू को ट्रू कर दिया, दिस फ्लैग इंडिकेट्स वेदर यूजर वांट्स टू कीप द प्रोग्राम रनिंग और नॉट। फिर मैंने करवाया रिपीट, सही है, मैंने रिपीट लूप के अंदर सब कुछ करना है, जो चॉइस वगैरह इनपुट लेने हैं, बिकॉज बार बार करना होगा ये। रिपीट मेन्यू डिस्प्ले कर दिया, एंटर करो चॉइस 1 से 4 के बीच में, 1 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, 2 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, 3 का मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए, 4 का मतलब है एग्जिट करना है। यूजर की चॉइस इनपुट ली, इनपुट चॉइस वेरिएबल में जो बनाया था, और फिर मैंने जो है बोला कि अगर चॉइस 1 है या चॉइस 2 है, दोनों केसेस के अंदर वेरिएबल सेम ही है। तो मैंने बोला चॉइस 1 या 2 है तो आप क्या करो, मैंने अकलमंदी से बोला उसको एंटर बेस डेप्थ एंड हाइट ऑफ द शेप, क्योंकि पता नहीं है ना कौन सी शेप हो। तो अगर उसने प्रिज्म चूज़ किया होगा तो उसकी बेस डेप्थ हाइट इनपुट कर रहा होगा, अगर उसने क्यूबॉइड चूज़ किया होगा तो उसकी बेस डेप्थ हाइट इनपुट कर रहा होगा। हम लोगों ने तो सही तरीके से इनपुट लिया है उससे, सही है। और उसने यहाँ पे हमें कहा था कि द प्रोग्राम मस्ट वैलिडेट द इनपुट, और इनपुट की बात हो रही थी ये वाली चॉइस वाली। अगर वो बोलता ना कि इनपुट करो और वैलिडेट करो, तो मैं इनपुट को वैलिडेट कर लेता कि नेगेटिव ना हो इनपुट, पर मैंने यहाँ पे नहीं किया बिकॉज उसने कहा नहीं था। जितना वो बोलता है हमने उतना ही करना है, हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर हमने ये चीज़ कर ली तो हमारे मार्क्स कटेंगे नहीं, सही है, लेकिन बेटा 15 मार्क के सवाल ट्रिकी होते हैं, तो उसमें हमने जितना सिंपल कोड लिखना चाहे उतना उतना लिखना चाहिए। तो बेटा मैंने सिंपल उसका इनपुट लिया डायमेंशंस का। अगर भाई अब देखो, सॉरी यहाँ पे इनपुट लिया मैंने, और बेटा इनपुट लेने के बाद ये दोनों केस में सेम वेरिएबल से मैंने इनपुट ले लिया। मैंने बोला भी सेम डायमेंशन है शेप 1 और शेप 2 की, नाम सेम है, तो सेम इनपुट ले लिया मैंने एक ही वेरिएबल में। मैंने बोला अगर इन दोनों के अलावा थर्ड चॉइस दी है तो इनपुट कर दो रेडियस, सही है। अगर चॉइस 4 है तो क्या कर दो, कंटिन्यू को फॉल्स कर दो, बिकॉज फिर जो है प्रोग्राम रुकना चाहिए। अगर 4 भी नहीं है तो आउटपुट करो कि भाई 1 से 4 में कुछ चूज़ करो, ठीक है, एंड इफ। तो बेटा ये हमारे पास सारे के सारी जो है ना एक ही इफ स्टेटमेंट है, कि नेस्टेड इफ नहीं है, इफ देन एल्स इफ और फिर एल्स, और फिर मैंने इफ को एंड कर दिया। 1 के ऊपर और 2 के ऊपर बेस डेप्थ हाइट ले रहा है, 3 के ऊपर रेडियस इनपुट ले रहा है, 4 के ऊपर जो है कंटिन्यू को फॉल्स कर रहा है ताकि एग्जिट कर सके एंड में, और 5 के ऊपर एरर दे रहा है कि भाई गलत इनपुट है। अब आप सोचोगे सर ये वैलिडेशन करनी चाहिए थी ना, उन्होंने कहा था वैलिडेट करो, तो बेटा वैलिडेशन करने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि अगर आप सोचो तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी रिपीट के अंदर लिखा है ना मैंने, सही है। अगर उसने 1 से, लेट्स सपोज कि उसने 1 से 4 के अलावा कुछ और चूज़ कर लिया, 5 6 7 कोई गलत इनपुट दे दिया, तो आउटपुट कर देंगे एंटर अ वैलिड चॉइस बिटवीन 1 to 4, कर दिया आउटपुट। उसके बाद बेटा वॉल्यूम डिस्प्ले करेंगे, लेकिन वॉल्यूम डिस्प्ले तब करेंगे जब 1 से 3 चूज़ किया हो। तो मैंने केस स्टेटमेंट के अंदर ना बेटा वॉल्यूम डिस्प्ले करी है,
सही है। अगर 1 चूज किया होता, सही, हमने तो, हम बात करें अगर 1 से 4 नहीं चूज किया हुआ ना, अगर 1 से 4 नहीं चूज किया हुआ, सही है, तो केस ऑफ चॉइस 1, 2 और 3 पे वो जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट इस केस को एंड कर देगा अंटिल जाएगा नॉट कंटिन्यू पे। अब जाहिर सी बात है बेटा, कंटिन्यू हमारे पास ट्रू होगा बिकॉज 4 पे नहीं गया था वो, हम लोग उसने गलत वैल्यू पुट की थी तो एल्स पे गया था। कंटिन्यू हमारे पास ट्रू है बेटा, वापसी जाएगा, वापसी इनपुट मांग लेगा, तो वैलिडेशन ऑलरेडी हो रही है यहाँ पे, जरूरत नहीं है उसको वैलिडेट करने की, क्योंकि उसने रॉन्ग इनपुट दिया है तो हमें कोई मसला नहीं रॉन्ग इनपुट से, अगली मरतबा वो सही इनपुट दे देगा। अगर उसने 1, 2 या 3 चूज किया है तो ऑब्वियसली बेटा हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन आ चुकी होंगी, और जब हम लोग कॉल करेंगे केस ऑफ चॉइस में, तो 1 के लिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 में हमारे पास प्रिज्म क्या आ जाएगी, 3 में हमारे पास स्फीयर क्या आ जाएगी। अगर उसने 4 चूज किया होगा तो कंटिन्यू हो जाएगा फॉल्स, केस पे जाके तो वो इग्नोर हो जाएगा, 1 से 3 तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जब नॉट कंटिन्यू में जाएगा तो लूप एंड हो जाएगा। तो बेटा ये इसका कोड है, आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको ये पीडीएफ भी भेज दूंगा, बट बेटा ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं एक सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, पॉजिंग राइट नाउ, pausing right now, pausing right now. Okay बेटा, so this is how you can use functions to solve a 15 marker, और प्रोसीजर्स वाला सवाल भी मैंने इस वीडियो में ही ऐड कर दिया। शुरू वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आपका इंशाल्लाह सारा का सारा कॉन्सेप्ट फंक्शन प्रोसीजर्स का भी क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, बाय।